ऐसा क्यों होता है कि आलू उगाने वाला एक किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि उसी आलू से चिप्स बनाने वाला उद्योगपति अरबपति बन जाता है? ऐसे ही कई सारे सवालों को जानने के लिए आप लोगों को इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश अग्रवाल और मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने वस्तुओं के प्रकार के बारे में बात की थी और इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक्स के कुछ और अन्य बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमारा पहला सवाल ये है कि उत्पादन के साधन किन्हें कहते हैं? तो आप जानते हैं कि उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार की वस्तुओं को दूसरे प्रकार की वस्तुओं में बदला जाता है, जिससे उनके तुष्टि गुण में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से उत्पादन क्रिया में सम्मिलित कारकों को उत्पादन के साधन कहा जाता है। तो उत्पादन क्रिया में जितने भी कारक होते हैं, जितने भी इनपुट्स होते हैं, उन सभी इनपुट्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधन कहते हैं। अब अगला सवाल ये उत्पन्न होता है कि उत्पादन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते हैं, यानी उत्पादन के साधनों को दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक साधन या प्राइमरी इनपुट्स और दूसरे होते हैं द्वितीयक साधन या सेकेंडरी इनपुट्स। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी इनपुट्स की, जिन्हें हम प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्राथमिक साधन वे साधन होते हैं जिनका अस्तित्व उत्पादन क्रिया में समाप्त नहीं होता है, बल्कि इनको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं उत्पादन क्रिया के अंदर। यानी कि जिनका अस्तित्व उत्पादन क्रिया में समाप्त ना हो, पूरे प्रोसेस के दौरान जिनका अस्तित्व समाप्त ना हो, ऐसे साधनों को हम प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्राथमिक साधन कहते हैं। और ये जो प्राथमिक साधन होते हैं, ये प्राथमिक साधन चार प्रकार के होते हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा उद्यम। इस प्रकार से ये जो चार साधन हैं, याद रखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये जो चार साधन हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, इन्हें हम प्राथमिक साधन कहते हैं, उत्पादन के प्राथमिक साधन कहते हैं और इनके बारे में जानकारी होना अति अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं कि भूमि क्या है, यानी पहला जो हमारा प्राथमिक साधन है भूमि। एक चीज और बता दूं, अगर आपके पास प्राथमिक साधन नहीं है तो बिना प्राथमिक साधनों के आप उत्पादन क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम पहले प्राथमिक साधन की बात करते हैं, भूमि यानी कि लैंड। तो भूमि क्या होती है? आमतौर पर हम भूमि की बात जब करते हैं तो जो जमीन होती है, जो एक जमीन की सतह होती है, उसे हम भूमि समझते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं जो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह के ऊपर या पृथ्वी की सतह के भीतर पाई जाती है, उस सबको हम भूमि में शामिल करते हैं। तो भूमि जो है प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है और इसके अंदर अविनाशी शक्तियां पाई जाती हैं। इसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं और बिना भूमि के कोई भी उत्पादन कार्य संभव नहीं हो सकता। तो भूमि जो है जमीन की सतह हो सकती है, जमीन की सतह पर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं जो प्रकृति ने हमें प्रदान की है। सतह से ऊपर भी जो चीजें हैं, पृथ्वी सतह से ऊपर, जैसे आप हवा की बात करते हो, तो ये भी भूमि के अंदर आता है। और जमीन के अंदर जो संसाधन पाए जाते हैं, खनिज लवण, भूमिगत पानी, ये सारी की सारी चीजें भूमि के अंदर आती हैं। यानी कि भूमि जो है प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो प्रकृति ने हमें मुफ्त दिया है और ये मनुष्य इनको निर्मित नहीं करता है। भूमि की खास बात यह है कि भूमि का निर्माण मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाता है। तो आपको एक चीज बता दूं, जो आप खेत वगैरह की बात करते हो, मनुष्य नहीं बनाता है। मनुष्य केवल साफ सफाई करके और क्लियरेंस करके उसको उपजाऊ बना सकता है, उसको खेती योग्य बना सकता है, मिनरल्स का इस्तेमाल कर सकता है, जंगल का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उनको ये बना नहीं सकता। यानी भूमि जो है प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई है। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, जितने प्राकृतिक साधन हैं, जल, जंगल, जमीन, खनिज पदार्थ, खनिज तेल, ये सारी की सारी चीजें भूमि के अंदर आती हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्राथमिक साधन है वह है श्रम या लेबर। तो किसी भी मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी शारीरिक या मानसिक प्रयास जिससे धन की प्राप्ति हो, उसे हम श्रम कहते हैं। यानी कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया कोई भी शारीरिक या मानसिक प्रयास। याद रखिएगा, ये जो प्रयास है, ये जो कोशिश है, ये फिजिकल हो सकती है, शारीरिक हो सकती है और ये मानसिक हो सकती है। जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये मानसिक प्रयास करते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इनके द्वारा धन प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास किया जाता है उस सबको हम श्रम कहते हैं। अब श्रम एक महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रयास है ये धन कमाने के उद्देश्य से किया जाए। अब अगर आप ऐसा कोई प्रयास करते हो जिससे धन की प्राप्ति ना हो, तो फिर वो श्रम नहीं कहलाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई सिंगर है, कोई गायक है, वो स्टेज पे गाना गा रहा है और अगर वो गाना गा रहा है, उस गाना गाने के बदले उसको पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है, तो ये जो है श्रम है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर में ऐसे ही अपनी मर्जी से बाथरूम के अंदर गाना गा रहा है, ठीक है ना, तो अब बाथरूम के अंदर गाना गाने से पैसा तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ये श्रम नहीं होगा, बल्कि एक प्रकार से आपकी हॉबी है। इसी प्रकार से आप कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य करते हैं जिसके बदले में आपको धन नहीं मिलता हो, तब वो श्रम के अंदर नहीं आएगा। यानी कि श्रम के अंदर केवल वही प्रयास आएगा जिसके द्वारा धन की प्राप्ति हो। घर में हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं,
तो उसके बदले हमें कोई धन प्राप्त नहीं होता। तो जब हम घर के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, या घर के अंदर माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, या भाई बहन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या दोस्त एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो ये जो सहायता है, ये जो प्रयास है, इसे हम श्रम नहीं कह सकते। कई बार हमारे घर में भी निर्माण कार्य होता है, तो हम लोग खुद कभी कभी निर्माण कार्य में अपना योगदान देते हैं, अपने आप हम ईंट बजरी पत्थर उठाते हैं, तो उसको हम श्रम नहीं कहेंगे। अपने घर में बागवानी करते हैं, इसे हम श्रम नहीं कहेंगे। लेकिन जब वही बागवानी धन कमाने के उद्देश्य से किया जाए, तब हम उसे श्रम कहेंगे। यानी कि धन कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी शारीरिक या मानसिक प्रयास को हम श्रम कहेंगे। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राथमिक साधन है वो है पूंजी या कैपिटल। तो पूंजी क्या होती है? तो पूंजी वर्तमान उत्पादन का वह भाग होती है जिसका उपयोग उत्पादन क्रिया में किया जाता है। यानी संपत्ति का वह भाग जिसका उपयोग उत्पादन क्रिया में किया जाता है, उसे हम पूंजी कहते हैं। अब समझ लो, पूंजी में एक खास बात है। पूंजी जो है मनुष्य निर्मित है, जबकि जो भूमि है वो प्रकृति निर्मित है। तो पूंजी में क्या क्या आता है? जितने उत्पादन क्रिया में जितने उपकरण शामिल होते हैं, जितनी मशीनें शामिल होती हैं, जितने कल पुर्जे शामिल होते हैं, जितने भी एपरेटस हम उत्पादन क्रिया में यूज करते हैं, वो सब पूंजी के अंतर्गत आते हैं। एक चीज बता दूं, कुछ पूंजी ऐसी भी है, जैसे गाय। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गाय पाली हुई है, तो गाय का अगर वो दूध बेचकर पैसा कमा रहा है, तो यहाँ पर जो गाय है वो पूंजी है। तो इस प्रकार से जो किसान लोग हैं वो क्या करते हैं? उत्पादन क्रिया करते हैं। मान लीजिए किसान ने गेहूं उगाया, तो क्या करता है किसान? गेहूं का कुछ हिस्सा अपने पास सुरक्षित रख लेता है, ताकि अगले वर्ष उत्पादन क्रिया के लिए उस गेहूं का इस्तेमाल वो बीज के रूप में कर सके। तो यहाँ पर जो बीज है ये पूंजी है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, क्या वो पूंजी है? तो आपको बता दूं, आय की वह हिस्सा जिसे हम बचत कहते हैं, तो बचत का उपयोग यदि हम उत्पादन क्रिया के लिए करते हैं। अब आपको ये बचत का उपयोग उत्पादन क्रिया में कैसे होगा? मान लेते हैं कि आप जो है 1 लाख रुपए कमाते हैं, और कोई बिजनेसमैन है 1 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है वो बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन क्या करता है? अपनी आमदनी का एक हिस्सा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो मान लेते हैं 1 लाख में से कुछ हिस्सा, मान लेते हैं 20,000 रुपये, वो इसलिए बचा लेता है ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पे जो 20,000 रुपये है जिसके द्वारा अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि उत्पादन क्रिया में योगदान दे रहा है, तो ये जो 20,000 रुपया होगा इसे हम पूंजी कहते हैं। आपको बता दूं, उत्पादन क्रिया में पूंजी का बहुत बड़ा योगदान है, और बिना पूंजी के उत्पादन क्रिया नहीं हो सकती। तो अगर आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है या उत्पादन क्रिया को और गति देनी है, तो उसके लिए आपको पूंजी यानी पूंजी निवेश करना पड़ेगा। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक साधन है वो उद्यम या इंटरप्रीनियरशिप। तो इंटरप्रीनियरशिप क्या होती है? तो उद्यम उत्पादन का वो कारक है, वो फैक्टर है जो उत्पादन के अन्य सभी साधनों, अब उत्पादन के अन्य साधन कौन कौन से? भूमि, श्रम और पूंजी, इन सबको वो इकट्ठा करता है। और इसके अलावा जिन इनपुट को आउटपुट में बदलना है, कच्चा माल या जो भी चीज़ें हैं, उनको लेकर उसने उत्पादन क्रिया को करना है। तो उद्यम उत्पादन का वह कारक है जो उत्पादन के अन्य सभी साधनों एवं आगतों को इकट्ठा कर उत्पादन संबंधी निर्णय लेकर उत्पादक क्रिया करता है, उसे हम उद्यमी कहते हैं। तो जो व्यक्ति, समूह या संस्था उद्यम का कार्य करती है उसे हम उद्यमी कहते हैं। और उद्यमी वो व्यक्ति, समूह या संस्था होती है जो उत्पादन कार्य संबंधी समस्त निर्णय लेता है या समस्त निर्णय लेती है। उससे संबंधित जितने रिस्क हैं, जितने खतरे हैं, जितने जोखिम हैं, वो उद्यमी उठाता है और उत्पादन क्रिया में अपना योगदान देता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये जो 4 साधन हैं, इनका अस्तित्व उत्पादन क्रिया में समाप्त नहीं होता है, और इन 4 साधनों को हम उत्पादन के प्राथमिक साधन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राथमिक साधन वे साधन होते हैं जिनका अस्तित्व उत्पादन क्रिया में समाप्त नहीं होता है, बल्कि अपनी सेवाएं उत्पादन क्रिया में देते हैं। और अपनी इन्हीं सेवाओं के बदले उत्पादन क्रिया में क्या होता है? वस्तु का तुष्टिगुण बढ़ता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। यही वजह है कि जो आलू है वो सस्ता होता है, और चिप्स जो बनाई जाती है वो महंगी होती है। आपको बताऊं कि आलू जो है वो चिप्स नहीं है, बल्कि आलू को चिप्स बनाया गया है। इसी प्रकार से लकड़ी मेज नहीं है, लकड़ी जंगल से आती है, लेकिन उस लकड़ी को मेज बनाया जाता है। तो लकड़ी को मेज बनाने के लिए ये जो 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये अपनी सेवाएं देते हैं, और उसी सेवा के परिणाम स्वरूप लकड़ी जो है मेज में बदलती है। लकड़ी सस्ती होती है, मेज महंगी होती है। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों आलू सस्ता होता है और क्यों चिप्स महंगा होता है। क्योंकि आलू को सीधा जमीन से निकाला जाता है, उस पर जब प्रोसेसिंग की जाती है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के द्वारा, अपनी सेवाएं दी जाती है, तब उस सेवा के बदले वो जो आलू है वो चिप्स में बदल जाता है। उसके तुष्टिगुण में बदलाव हो जाता है, उसका तुष्टिगुण बढ़ जाता है, इसलिए उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया को मूल्यवर्धन कहते हैं। तो मूल्यवर्धन क्या हुआ कि उत्पादन के प्राथमिक साधनों द्वारा 1 वर्ष की अवधि में उत्पादन क्रिया में जितना योगदान दिया जाता है, उस योगदान के मूल्य को हम मूल्यवर्धन कहते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आगे दूसरे प्रकार के साधनों की बात करेंगे, जिन्हें हम द्वितीयक साधन कहते हैं, सेकेंडरी इनपुट्स भी कहते हैं। तो वे साधन जिनका अस्तित्व उत्पादन क्रिया में समाप्त हो जाता है और उन्हें पुनः मूल स्वरूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम द्वितीयक साधन कहते हैं। यानी जो द्वितीयक साधन होते हैं, उत्पादन क्रिया में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अस्तित्व समाप्त होने का मतलब है कि वो जिस रूप में थे अब वो उस रूप में नहीं रहते। आलू जब चिप्स बन जाता है तो चिप्स से हम आलू को प्राप्त नहीं कर सकते,
ठीक है ना। तो चूंकि हम चिप्स से आलू को प्राप्त नहीं करते, अगर समोसा आपने बनाया, समोसे के अंदर जो आलू है उस आलू से हम ओरिजिनल आलू को प्राप्त नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आलू का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ऐसी जो वस्तुएं होती है जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है उत्पादन क्रिया के अंदर, इन्हीं को हम द्वितीयक साधन या सेकेंडरी इनपुट कहते हैं। और जितना भी कच्चा माल है या मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैं जानकारी दे चुका हूं। तो जितना कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, इन्हीं के ऊपर प्राथमिक साधन अपनी सेवाएं देकर नई वस्तु बनाते हैं। और वो जो नई वस्तु बनती है, इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि कच्चे माल से लेकर और नई वस्तु के बनने तक की जो प्रक्रिया है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया उत्पादन क्रिया है। तो इस प्रकार से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उत्पादन क्रिया में दो प्रकार के साधन होते हैं, प्राथमिक साधन और द्वितीयक साधन। और जो प्राथमिक साधन होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ये चार ही होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीन्योरशिप। तो इस प्रकार से भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, केवल यही चार साधन प्राथमिक साधन हैं। और इन्हीं को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी सामान्य भाषा में बोलते हैं। हालांकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में दोनों फैक्टर आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत में जब भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जनरली हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्राइमरी फैक्टर्स की बात करते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम की हम बात करते हैं। अब ये जो प्राथमिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये अपनी सेवाएं देते हैं उत्पादन क्रिया में। और इसके बदले में ये जितने प्राइमरी फैक्टर्स हैं, इन प्राइमरी फैक्टर्स को जो उत्पादक है वो पेमेंट करता है। तो उत्पादन क्रिया में जितने भी ये प्राथमिक साधन हैं, इन पे जो व्यय किया जाता है, इन पे जो लागत आती है, इसको हम कारक लागत या साधन लागत भी कहते हैं। तो ये जो कारक लागत है, ये पेमेंट किया जाता है प्राथमिक साधनों के द्वारा दी गई जो सेवाएं हैं उसके बदले। यानी कि उत्पादन के प्राथमिक साधनों द्वारा उत्पादन क्रिया में जो योगदान दिया जाता है एक निश्चित समय के अंदर, तो एक निश्चित समय में उत्पादन के प्राथमिक साधनों द्वारा उत्पादन क्रिया में दिए गए योगदान के कारण जो आय प्राप्त होती है, उसी को हम फैक्टर इनकम, कारक आय या साधन आय कहते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इनको जो पेमेंट किया जाता है यानी फैक्टर कॉस्ट, यानी कि उनकी फैक्टर इनकम, इनको हम एक टेक्निकल नाम देते हैं। तो भूमि को जो पेमेंट किया जाता है उसे हम लगान कहते हैं। श्रम को जो पेमेंट किया जाता है यानी श्रम की जो आय है उसे हम मजदूरी कहते हैं। पूंजी को जो पेमेंट किया जाता है उसकी सेवा के लिए उसे हम ब्याज कहते हैं। और उद्यमी को जो पैसा मिलता है उसकी सेवा के कारण, उत्पादन क्रिया में जो उसने योगदान दिया उसकी, उसे हम लाभ या सामान्य लाभ कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कारक आय है या कारक लागत है, क्योंकि वो प्राइमरी फैक्टर्स को दी जाती है, इसलिए हमेशा चार ही होती हैं: रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ। तो इस प्रकार से जो ये कारक लागत है, ये कारक आय है, इसके चार कंपोनेंट होते हैं: भूमि को लगान मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है, पूंजी को ब्याज मिलता है और उद्यम को लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से कारक लागत की वैल्यू कारक आय के इक्वल होती है एक निश्चित समय के अंदर। अब जैसे मैंने बताया कि कारक लागत तो निकाल दिया हमने कि प्राइमरी फैक्टर्स हैं, इसी प्रकार से जो सेकेंडरी इनपुट्स हैं, सेकेंडरी इनपुट्स जिनका अस्तित्व उत्पादन क्रिया में समाप्त होता है, कच्चा माल है या मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, इनके ऊपर जो व्यय किया जाता है उसे क्या कहेंगे। तो अब हमारा अंतिम प्रश्न है कि मध्यवर्ती उपभोग तथा स्थिर पूंजी का उपभोग क्या होता है। तो पहले मध्यवर्ती उपभोग की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि उत्पादन क्रिया में जो इनपुट्स होते हैं जिनका अस्तित्व समाप्त हो, जैसे कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुएं, इन पर जो व्यय किया जाता है उसी को हम मध्यवर्ती उपभोग कहते हैं। यानी कि अगर जो किसी भी वस्तु की कीमत होगी उसकी कीमत में मध्यवर्ती उपभोग भी होगा। जो चार प्राइमरी फैक्टर्स हैं इनका तो योगदान है ही, इन्होंने जो योगदान दिया होता है उसी को हम मूल्यवर्धन या वैल्यू एडेड कहते हैं। तो अगर आप ग्रोस वैल्यू एडेड की बात करें या सकल मूल्यवर्धन की बात करें तो सकल मूल्यवर्धन में चार फैक्टर्स आएंगे। कौन कौन से? लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ। लेकिन जो इनपुट्स हमने यूज किए कच्चे माल के तौर पर या मध्यवर्ती वस्तुओं पर, इन पे जो खर्च किया जाता है, इन पे जो व्यय किया जाता है, इसे हम मध्यवर्ती उपभोग या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। तो मध्यवर्ती उपभोग क्या हुआ? कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तु पर किए गए व्यय को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन या मध्यवर्ती उपभोग कहते हैं। अब जो पूंजीगत वस्तु, जैसे मैंने बताया था पहले भी, पूंजीगत वस्तुएं ड्यूरेबल गुड्स होती हैं और इनका जो है घिसावट होती रहती है। जैसे हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो एक टाइम के बाद क्या होता है, या तो मशीनों को रिप्लेस करना पड़ता है या मशीनों की मरम्मत करवानी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे मशीनों का इस्तेमाल करते हैं या स्थिर पूंजी का इस्तेमाल करते हैं यानी कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके मूल्य में कमी आने लगती है, क्योंकि वो मशीनें या उपकरण घिसने शुरू हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करना पड़ता है, नई मशीनें मंगानी पड़ती हैं या फिर उनकी मरम्मत करानी पड़ती है। तो उत्पादन क्रिया में जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, घिसावट के कारण उनके मूल्य में कमी आ जाती है। तो पूंजीगत वस्तुओं की घिसावट के कारण उनके मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं, या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या स्थिर पूंजी का उपभोग का मतलब हुआ मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन, और ये होता है मशीनों की घिसावट या पूंजीगत वस्तुओं की घिसावट यानी कि वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स।
तो इस प्रकार से आपको उत्पादन से संबंधित सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम उत्पादन क्रिया में शामिल करते हैं, कौन कौन से इनपुट हम उत्पादन क्रिया में लेते हैं। दो तरह के इनपुट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी इनपुट्स होते हैं वो हमेशा 4 होते हैं, और जितने भी अन्य इनपुट हैं, कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुएं, वो सब सेकेंडरी या द्वितीयक साधन होते हैं। प्राथमिक साधनों पर किए गए व्यय को हम कारक लागत या कारक आय कहते हैं, और कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए गए व्यय को हम मध्यवर्ती उपभोग या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। और इसके अलावा जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, उसकी जो घिसावट होती है, उस घिसावट का जो मूल्य होता है, उसे हम डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहते हैं। और जितने भी 4 प्राइमरी फैक्टर्स हैं, इनके द्वारा उत्पादन क्रिया में जो योगदान दिया जाता है, उसे हम मूल्यवर्धन या वैल्यू एडेड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आपको एक बेसिक कंसेप्ट ये भी समझ में आया होगा कि क्यों आलू की तुलना में चिप्स की कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि आलू से जब चिप्स बनाया जाता है तो मूल्यवर्धन होता है, वैल्यू एडेड होती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। काश किसानों को पता होता कि अगर वो टेक्नोलॉजी को सीख लें, अगर वो आलू बेचने के बजाय चिप्स बेचना शुरू कर दें, तो वो अपनी फसल का ज़्यादा मूल्य ले सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को बेसिक इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए, इसलिए इकोनॉमिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे ही हम इस प्रकार की वीडियो आपको देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।